नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महेश बर्णवाल भारत के भूगोल में अध्याय 8 को पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। कल जो है हमने हिमालय के अपवाह तंत्र के हिमालय की नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में। जो नदियाँ प्रायद्वीप में बहती हैं उनके अपवाह तंत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। और शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारे चैनल एजुकेशन 790 पर बहुत सारी प्लेलिस्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की अपलोडेड है। जाकर उनको देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियोस को जो है लाइक कर दिया करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रायद्वीप अपवाह तंत्र में जो है आपका पहला पॉइंट इस तरीके से है कि जो है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जो है हिमालय अपवाह तंत्र से प्राचीन है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रायद्वीप में जो नदियां बहती हैं वो जो है हिमालय से पहले जो है बहाव करती थी और आज भी वो निरंतर बह रही हैं। अब इसका क्या प्रमाण है, क्योंकि जो उनकी घाटियां हैं वो काफ़ी गहरी है, जो प्रायद्वीप की जो नदियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या पता चला कि हिमालय की अपवाह तंत्र से जो है प्रायद्वीप ज़्यादा पुराना है। फिर देखिए कि यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ अवस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। मैंने बताया कि काफ़ी गहरी घाटियां जो है आपकी प्रायद्वीप में बनी हुई हैं नदियों के द्वारा। इस कारण से ये पता चलता है कि वो हिमालय से काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। इसके बाद देखिए, पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां एवं अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का जो है कार्य करता है। तो पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर जल विभाजक का कार्य करता है। जिस प्रकार से जो है वहाँ पर पोटवार का जो पठार था दिल्ली में, वो जो है जल विभाजक का कार्य कर रहा था। ये वैसे ही यहाँ पर पश्चिमी घाट जो है अरब में गिरने वाली नदियों और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बीच में जो है जल विभाजक का कार्य कर रहा है। इसके बाद देखिए कि प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली कुछ नदियां जैसे कि चंबल, काली सिंध, केन, बेतवा व सोन नदियां गंगा नदी तंत्र के जो है अंग है। तो इसका मतलब जो चंबल, काली सिंध, केन, बेतवा और जो सोन नदी है, ये जो है गंगा नदी के तंत्र है। मतलब ये प्रायद्वीप से निकलकर जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, उसकी सहायक नदियां हैं। और इसके बाद देखिए, प्रायद्वीप की प्रमुख नदी तंत्र में जो है आपकी जो बड़ी नदियां हैं प्रायद्वीप की भारत की, जैसे कि आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये जो है काफ़ी बड़ी नदियां हैं दक्षिण भारत की। अब देखिए कि प्रायद्वीप अपवाह तंत्र का जो है किस प्रकार से विकास हुआ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भीय घटनाओं ने प्रायद्वीपीय भारत को जो है अपवाह तंत्र को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। पहले क्या था कि जो नदियां आज बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, वो पहले जो है आपकी अरब की सागर में गिरती थी। ये वाला जो क्या कहते हैं पोर्शन था इधर वाला जो भारत का, ये थोड़ा ऐसे उठा हुआ था और ये वाला जो है पानी के नीचे जो है धंसा हुआ था। चलिए पढ़ते हैं आगे कि आरंभिक टर्शियरी काल के दौरान जो है प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग का अवतलन या धंसा हुआ, यहाँ वाला जो पोर्शन था पश्चिमी भाग वाला, ये धंसा हुआ था, जिससे कि यह भाग समुद्र तल से जो है नीचे चला गया। परिणाम स्वरूप मूल जल संभर क्षेत्र के दोनों ओर नदियों की सामान्य समेत योजना में जो है परिवर्तन हो गया। इससे जो है कि जो अभी नदियां बह रही हैं उनमें जो है परिवर्तन आ गया था। किस काल में यह हुआ था? टर्शियरी काल में। इसके बाद देखिए, दूसरा है कि हिमालय में होने वाले उत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का जो है अवतलन शुरू हुआ। मतलब कि यहाँ वाला जो भाग था वो थोड़ा सा नीचे धंसने लगा, क्योंकि जो है हिमालय का जो है क्या कहते हैं उद्भव होने लगा, इस कारण से। तो जैसे उसका अवतलन हुआ तो जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे जो है भ्रंश घाटियों का जो है निर्माण शुरू हो गया। और इन्हीं भ्रंश घाटियों में जो है आपकी 2 नदियाँ जिनका नाम नर्मदा और तापी है, इन्हीं भ्रंश घाटियों से जो है ये बहती चली आ रही हैं और वहाँ के जो पदार्थ है उनका जो है ठीक है वहाँ से अपवाहित हो रही हैं और अपर्दित पदार्थ से मूल दरारों को भी ये भरती जा रही है। इसलिए जो है इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की जो है कमी पाई जाती है। काफ़ी पथरीले मार्ग को जो है तय करती हैं। कौन सी 2 नदी? नर्मदा और तापी। यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि ये दोनों नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं। उसका कारण भी आप लोग को यहाँ पर मिल चुका है कि ये जो है अपने साथ जो है अपर्दित पदार्थ से जो है मूल दरारों को भी जो भरती चली जाती है, इस कारण से जो है इनमें डेल्टा के निक्षेप कम पाए जाते हैं। तीसरा देखिए कि इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड जो है उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की दिशा में जो है झुक गया। ठीक है, उत्तर पश्चिम वाली जो भाग है कौन सा, तो एक मिनट, हाँ, इसका मतलब जो है इधर वाला जो भाग है ये आपका थोड़ा ऊपर उठ गया और इधर वाला जो भाग था वो थोड़ा सा नीचे धंस गया, जिसके कारण से जो है आपको जो वर्तमान स्वरूप दिख रहा है नदियों के बहाव का, वो जो है निर्माण हुआ उसका। ठीक है, परिणाम स्वरूप इसका अफवाह बंगाल की खाड़ी की ओर जो है
उन्मुख हो गया। तो इस प्रकार से जो है प्रायद्वीपीय भाग का जो अपवाह तंत्र था उसका निर्माण हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ी नदियों की जो है यहाँ पे बहाव भी है। रुक जाइए, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो देख सकते हैं आपकी जो चार बड़ी नदियाँ थी, एक था क्या कहते हैं गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, ये रही कृष्णा नदी और ये रही कावेरी, ठीक है। कृष्ण महानदी गोदावरी, ये आपकी महानदी जो कि आपका उड़ीसा में है, और ये रहा आपका गोदावरी नदी जो कि आपका महाराष्ट्र से निकलती है। फिर आपका कृष्णा नदी, और ये रही आपकी कावेरी नदी। तो ये दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे बड़ी नदियां मानी जाती हैं, और गोदावरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की विशेषता क्या है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि अपने एक सुनिश्चित मार्ग पर जो ये चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती, और ये बारहमासी भी नहीं होती। बारहमासी का मतलब क्या है कि इनमें सदाबहार जो है जल नहीं होता। जो गर्मी के जो मौसम होते हैं जिसमें गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, उनमें जो है इस समय पानी इसमें काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो हिमालय नदियाँ होती हैं उनमें बर्फ़ जो है पिघलती हुई आती है। इस कारण जो बर्फ़ के पिघलने से जल बनता है उससे उनमें जो है जल सदाबहार रहता है, ठीक है। तो ये अंतर होता है प्रायद्वीपीय और क्या कहते हैं हिमालयी नदियों में। इसके बाद देखिए कि विसर्प नहीं बनाती का क्या मतलब होता है कि जैसे आप देखेंगे गंगा नदी का क्या कहते हैं, जो कभी आप जब इनका बहाव देखेंगे कभी आप गूगल मैप पे, तो इस तरीके से रहता है, कुछ ऐसे ऐसे बहती है, देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके का जो निर्माण है इसको विसर्प क्या कहते हैं कहा जाता है। इस तरीके का जो निर्माण है ये आपका प्रायद्वीपीय नदियों में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि यह विसर्प नहीं बनाती, और यह जो है बारहमासी भी नहीं होती है। ये नदियाँ जो है समुद्र में गिरते समय डेल्टा का निर्माण भी करती हैं, और यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियों में से नर्मदा और तापी जो है इसके अपवाद है। मतलब कि नर्मदा और तापी को छोड़कर जितनी भी नदियां हैं प्रायद्वीप की, वो सारी क्या कहते हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं। केवल यही दो नदियां जो है निर्माण नहीं करती हैं। और क्यों नहीं करती हैं ये हमने ऊपर पढ़ लिया था। देखिए नर्मदा और तापी इसके जो है अपवाद हैं, जो ज्वादरन मुख का निर्माण जो है करती हैं। तो ये दोनों जो है किसका, ईस्चुरी का जो है निर्माण करती हैं। इसके बाद देखिए कि विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी की है। ये अब देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया कि सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी की है। देखिए आप देखते हैं कि एस्चुरी होता क्या है। देखिए जब नदी के मुहाने पर नदियों द्वारा बहाकर लाया गया मलबा समुद्र में चला जाता है, तब इस प्रकार के समुद्र एवं नदियों के मिलन बिंदु को एस्चुरी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो मलबा जो इकट्ठा करके नदियाँ लाती हैं, जब वो समुद्र में गिरा देती हैं, तो जो नदी और समुद्र के बीच में जो मलबा इकट्ठा होता है, उस मिलन पॉइंट को, उस जहाँ पे वो मिलती हैं, उसको जो है एस्चुरी कहा जाता है। तो इसलिए देखिए प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है। इस बात को हमने जो है शुरुआती दौर में जब चैप्टर कल हमने शुरू किया था तो उसी में हमने पढ़ा था कि प्रायद्वीप नदियों की जो द्रोणियाँ होती हैं छोटी होती हैं, और हिमालय नदियों की जो है वो बड़ी होती हैं। तो हमने पढ़ लिया कि सबसे बड़ी एस्चुरी जो है सेंट लॉरेंस नदी की है, और जो है नर्मदा और ये तापी जो है क्या कहते हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। और प्रायद्वीप की नदियां जो है वो ज्वारधर मुख का जो है निर्माण करती हैं। ज्वारधर मुख क्या होता है कि नदी के मुहाने पर जो बहा कर लाया गया मलबा होता है, और जो समुद्र में चला जाता है, और इस प्रकार से जो है नदी और समुद्र के बीच में जो मिलन बिंदु होता है उसे एस्चुरी कहा जाता है। आप देख सकते हैं प्रायद्वीप की नदियां भी यहाँ पर दी गई हैं, और उन पे जो बनाए गए बांध हैं उनको इस बड़े डॉट से दिखाया गया है। जैसे महानदी पर बनाया गया हीराकुंड डैम जो बहुत बड़ा डैम है, आपने सुना भी होगा। फिर आपका देखिए कि नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर डैम जो बनाया गया है, गोदावरी पर जो प्रावरा डैम, कृष्णा नदी पर कोयना, तुंगभद्रा पे जो है तुंगभद्रा डैम। तो इस प्रकार से जितने भी आपकी परियोजनाएं हैं वो आपकी बनाई गई है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं प्रायद्वीप की क्या कहते हैं विशेषताएं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत बहुत ही प्राचीन भूभाग है, इसलिए इस क्षेत्र की नदियां वृद्धा अवस्था में है, जो मुख्यतः वृक्षाकृतिक अपवाह तंत्र बनाती है, ठीक है। दक्षिण भारत की सभी नदियां अपने आधार तल पर जो है पहुंच चुकी हैं, जिनमें अपनी घाटियों को लंबवत काटने की उनकी क्षमता लगभग समाप्त हो गई। मतलब जो है उनकी घाटियों को और ज़्यादा गहरा काटने की उनकी क्षमता थी, वो काफ़ी हद तक जो है कम हो चुकी है। और वर्तमान में ये नदियाँ धीरे धीरे अपने किनारे को जो है काट रही हैं, जिससे इनकी घाटियाँ चौड़ी होती जा रही हैं। इसी के परिणाम स्वरूप इनके निचले भागों में बाढ़ का पानी बहुत बड़े क्षेत्र में जो है भर जाता है। संभवतः हिमालय के निर्माण के समय झटके लगने के कारण दक्षिण भारत का ढाल पूर्व की ओर हो गया था,
और जो है नर्मदा और तापी को छोड़कर शेष सभी नदियां पूर्व की ओर बहने लगी थी। पूर्व मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने लगी। नर्मदा और तापी नदियां पठार के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं, और यही कारण है कि ये नदियां जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर मिलती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो है भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती हैं। अगर उनमें से ना बहती भ्रंश घाटियों में, तो शायद इनका भी ढाल जो है आज बंगाल की खाड़ी में होता। देखिए कि स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पालर, कावेरी और वैगई दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की ओर है। अंततः विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली अधिकांश नदियां उत्तर की ओर जो है बहती हैं। मतलब कि जो विंध्याचल पर्वत के ऊपर वाला भाग है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं दबा हुआ है, जिसके कारण जो वहाँ नदियाँ निकलती हैं विंध्याचल पर्वत से, वो जो है गंगा नदी की तरफ जो है बढ़ती हैं। इसलिए कह रहा है कि प्रायद्वीप के जो है उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की ओर है, अतः विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली अधिकांश नदियां उत्तर की ओर जो है बहती हुई यमुना और गंगा में जाकर मिल जाती हैं। इनमें जो है कुछ प्रमुख नाम आपको याद रख लीजिएगा: चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन और सोन नदियां इसमें प्रमुख है। देखिए हिमालय नदियों के विपरीत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जल कम ज्यादा होता रहता है, क्योंकि ये वर्षा की मात्रा पर जो है निर्भर करती है। इसके बाद देखिए प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है, और पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण भी करती है। आपने मैप में देखा होगा कि अधिकतर नदियों का जो उद्गम स्रोत है वो आपका देखिए पश्चिमी घाट पे ही निर्माण। देखिए को कृष्णा नदी, चाहे वो आपकी गोदावरी नदी हो गई, चाहे आपकी नर्मदा नदी फिलहाल यहाँ अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, तो जैसे आपकी बड़ी बड़ी नदियां जो है उनका ज़्यादातर पश्चिमी घाट से ही है। तो देखिए धीरे धीरे चल के ये आगे जाके जब डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में जो है पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है कि उत्तर में जो सबसे पहली नदी जो क्या कहते हैं बहती है पूर्व की ओर, वो होगी स्वर्ण रेखा, फिर आपकी महानदी, फिर आपकी गोदावरी, फिर आपकी कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। तो वैगई जो है आपकी सबसे दक्षिण में हो गई, जो पूर्व की ओर बहती है। फिर देखिए सोन, नर्मदा, महानदी अमरकंटक पठार से निकलती हैं। ठीक है, ये जो नदियां हैं आपकी, ये आपकी अमरकंटक पठार से निकलती हैं, जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी उत्तर की ओर प्रभावित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा नदी में जाकर जो है मिल जाती है। नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है तथा महानदी पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। देखिए केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में आपकी तीन नदियां हैं: पाम्बर, भवानी और कामिनी नदी। तो ये सब आपके जो है एनसीईआरटी से जो है लिया गया है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का एक तरह से सार है ये किताब, तो इसीलिए ये सारे अगर पॉइंट आपको पढ़ने भी हैं तो आप एनसीईआरटी की जो इंडियन ज्योग्राफी की बुक है उससे पढ़ सकते हैं। इसमें भी जो है अच्छी तरीके से उनको छांट छांट के, और उनके अलावा कुछ तथ्य जो है एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं उसको भी इसमें ऐड किया गया है। देखिए केरल से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में जो है आपकी पाम्बर, भवानी और कामनी नदी है। चलिए अब देखिए प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को हम पढ़ेंगे, तो इसमें जो जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में एक एक करके जो हम पढ़ेंगे। ऐसे तो नदियां कई सारी हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से काफ़ी बड़ी और काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है उनका अपवाह क्या कहते हैं क्षेत्र है, उन्हीं के बारे में हम ज़्यादातर इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए प्रायद्वीपीय अपवाह में जो है अनेक नदी तंत्र है, जिनका संक्षिप्त विवरण जो है इस प्रकार से दिया गया है। चलिए देखिए सबसे पहला जो नदी है इसमें वो आपकी महानदी है। इसके बारे में क्या है कि यह एक अनुवर्ती नदी है जो अमरकंटक पठार के सिहोवा के निकट से जो है निकलती है, और यह नदी जो है पूर्व की ओर उड़ीसा से बहती हुई अपना जल पारादीप उड़ीसा के समीप जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर विसर्जित कर देती है। इसके बाद देखिए कि इस नदी अनुवर्ती मतलब कि ये ढाल के जो है अनुरूप जो है बहती है। इस नदी की लंबाई जो है आपकी 851 मीटर है, और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी में जो है कितने क्षेत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जो है इसमें शामिल है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि इस नदी का जो है अपवाह द्रोणी का जो है 63% भाग जो है आपका मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में, और 47% भाग जो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसके निचले मार्ग में जो है नौ संचालन का भी कार्य होता है। इसके बाद देखिए शिवनाथ, हंसदेव, मांड तथा ईव इसके बाई ओर की, जबकि जोक, लुंग और तेल इसके दाईं ओर की सहायक नदियां हैं। तो ये जो है महानदी की सहायक नदियों के नाम है। तो बाएं तट वाली जो है ये चार नदियां हैं: शिवनाथ, हंसदेव, माड और ईर। और जबकि दाएं
तरफ से जो है वो आपकी जोक, लोंग और तेल नदियां हैं। देखिए विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध भी जो है इसी नदी पर बनाया गया था, और यह नदी जो है वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप का जो है निर्माण करती है, जिसको इंग्लिश में डेंड्रेटिक पैटर्न कहा जाता है। इसके बाद जो आपकी नदी है वो है आपकी गोदावरी नदी। तो यह प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी क्षेत्र है, ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्र इसका है। और गोदावरी को जो है एक तरह से दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जो है जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इसकी द्रोणी में जो है महाराष्ट्र करीब 49% भाग, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ 20%, शेष उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियों में आपका वर्धा, ठीक है, वर्धा, वेनगंगा, मनेर और मनेर, सबरी, पूर्णा, मूला, दूधना, पेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता। तो ये कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीब 10 नदियां जो है इसकी सहायक नदियों के रूप में है। और वेनगंगा और वर्धा जो है संयुक्त रूप से कही जाती हैं, ठीक है। ठीक है, प्राणहिता, ठीक है, प्राणहिता किसका नाम है, तो वेनगंगा और वर्धा का संयुक्त रूप जो है आपका प्राणहिता है। ताल और मंजरा जो है आदि इसमें शामिल है। तो करीब ये जो है 12 नदियां जो है इसकी क्या कहते हैं सहायक नदियां हैं। और इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से होकर बहती हैं। गोदावरी का जो करीब कितनी लंबी है, तो ये 1465 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र करीब 3.13 लाख किलो ओवर किलोमीटर है। और यह प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी व भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके बाद देखिए गोदावरी नदी घाटी में जो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार भी प्रसिद्ध हैं। और पोचमपद और जायकवाड़ी इसी नदी पर निर्मित जल विद्युत परियोजनाएं भी निर्मित है। इसके बाद देखिए कि इसके तट पर जो है अनेक तीर्थ स्थल को भी निर्माण किया गया, जैसे नासिक, त्र्यंबकेश्वर, भद्राचलम और नांदेड़ तथा औरंगाबाद, नागपुर, निजामाबाद, राजमुंद्री और बालाघाट आदि इसके प्रमुख नगर भी स्थित हैं। देखिए गोदावरी नदी पर जो है राजमुंद्री एवं कोसबूर को जोड़ने वाला एशिया का सबसे बड़ा रेल सह सड़क मार्ग भी निर्मित किया गया, जो अभियांत्रिकी की एक उत्कृष्ट क्या कहते हैं उदाहरण भी है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा रेल सह सड़क मार्ग भी निर्मित है, मतलब इसमें मतलब रेल भी जा सकती है और सड़क भी इसमें निर्माण किया गया है। और जो है एशिया का सबसे बड़ा अभियांत्रिकी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर देखिए कि यह पोलावरम के दक्षिण में, जहां इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ आती है, एक सुदृढ़ जलप्रपात का भी निर्माण करती है। राजमुंद्री के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक वृहद डेल्टा का निर्माण करती है, जिसके डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन जो है संभव हो पाया। फिर देखिए कि आपकी कृष्णा नदी, ये भी जो है प्रायद्वीप की बड़ी नदियों में आती है। तो यह प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी, गोदावरी, दूसरी कृष्णा। तो इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह नदी जो है दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है, और इसका अपवाद क्षेत्र करीब 2.59 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र में 27%, कर्नाटक में 44% और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में जो है 29% पड़ता है। देखिए कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, डिंडी, घटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा एवं दूधगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। जल विद्युत परियोजनाओं की बात की जाए तो इस दृष्टि से जो है कृष्णा नदी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पे जो है श्रीशैलम, नागार्जुन एवं अलमाटी बांध का जो है निर्माण किया गया। तो श्रीशैलम, नागार्जुन और अलमाटी बांध का निर्माण किया गया है। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य 1957 से जो है लगातार चला आ रहा है कि इनके जल का कितना प्रतिशत ये तीनों राज्य इस्तेमाल करें, और इनके निपटारे का जो है आज भी कोई हल नहीं निकल पाया। कई बार जो है सुनवाई हुई, लेकिन फिलहाल ये जल विवाद चला आ रहा है। इसके बाद देखिए कि कावेरी नदी आपकी हम पढ़ेंगे। तो यह नदी जो है कर्नाटक के कोडगू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों जिनकी ऊंचाई करीब 1341 मीटर है, वहां से निकलती है। और कावेरी नदी की जो लंबाई है वो करीब 800 किलोमीटर है, और यह जो है इसका अपवाहित जो क्षेत्र है वो 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जो है ये अपवाहित करती है। इसके बाद देखिए पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रभावित होती है, जहां पर यह जो है शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम द्वीपों का जो निर्माण भी करती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा जल स्तर कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग वर्ष भर बहती है, क्योंकि इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून
से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून से जो है वर्षा जल जो है इसको प्राप्त हो जाता है। तो इस कारण से जो है 2 बार जो है इसको जल एक तरह से प्राप्त हो जाता है गर्मी और सर्दी में, इसलिए यह जो एक तरह से वर्ष भर जो है बहती रहती है। इसके बाद देखिए आगे कि यह नदी जो है तमिलनाडु में कुड्डाडालूर के दक्षिण में तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है और इसकी द्रोणी तमिलनाडु 56%, कर्नाटक 41%, केरल 3% में जो विस्तृत है और इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी में आपका कामिनी, भवानी और अमरावती जो है स्थित है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर बनाती है, जिसे जो है शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात आपका शिव समुद्रम है, जो कावेरी नदी पर जो है बनता है और इस प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलुरु तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र, जिसको कोलार गोल्ड माइंस भी कहते हैं, ठीक है, तो इनको जो है प्रदान की जाती है। फिर देखिए आगे कि मैसूर से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक बांध बनाकर कृष्णा राज सागर जलाशय का जो निर्माण भी किया गया। कावेरी नदी श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम द्वीपों से होती हुई गार्जो जलप्रपातों एवं हेयर पिन के समान अनेक मोड़ लेती हुई आगे जो है बढ़ती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व यह तमिलनाडु के तंजावुर जिले के समीप एक समकोणिक डेल्टा का निर्माण भी करती है। उपयुक्त बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं। दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी एवं स्वर्णरेखा इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। देखिए कि इसके बाद जो है आपकी अमरावती नदी आती है, तो यह जो है कावेरी की सहायक नदी है। याद रखिएगा कावेरी की सहायक नदी है कौन? अमरावती। इसका उद्गम तमिलनाडु एवं केरला के समीप केरल की जो है सीमा पर होता है, जिसकी लंबाई करीब 175 किलोमीटर है और यह जो है करूर जिले जो तमिलनाडु में वहाँ कावेरी से मिलती है, ठीक है। तो यह करूर जिले में जो है कावेरी से जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो कावेरी की सहायक नदी है और करूर में जाकर जो है मिलती है। करूर आपका तमिलनाडु में स्थित है और लगभग 6000 एकड़ भूमि की जो है सिंचाई करती है। अमरावती नदी बेसिन का अत्यधिक औद्योगिकरण होने के कारण यह नदी जो है अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है। इसके बाद देखिए नर्मदा नदी, तो यह जो है अब एक जो क्या कहते हैं अरब सागर में जाकर गिरती है। तो यह नदी जो है छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पठार से जो यह निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटियों से बहती हुई यह नदी संगमरमर की चट्टानों में सुंदर महाखड्ड एवं जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती हुई निकलती है, ठीक है। तो धुआंधार जलप्रपात का ये निर्माण करती है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण बिल्कुल नहीं करती और इसका प्रमुख कारण यह है कि यह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, इसलिए इसके अवसाद में जो है अभाव होता है, क्योंकि वो जितना अवसाद लाती है वो उसके भरने में ही जो है चला जाता है। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर की दूरी तक प्रभावित होने के बाद भड़ौच के निकट में जो है कैम्बे खंबात की खाड़ी में जो है अरब सागर में जा मिलती है और तथा 27 किलोमीटर लंबा जो है ज्वार्दन मुख जो है बनाती है। अरब सागर में गिरने वाली यह प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। तो अरब सागर में गिरने वाली ये प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। वैसे तो क्या कहते हैं जो नदी सबसे लंबी प्रायद्वीप भारत की गोदावरी, लेकिन अगर बात की जाए कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों में, तो यह जो है सबसे बड़ी नदी है, क्या नाम है? नर्मदा है। देखिए इस पे जो है सरदार सरोवर परियोजना भी बना है, ठीक है, इसी नदी पर बनाई गई है और नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ भागों में स्थित है। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी है, जिनमें से अधिकांश समकोण पर जो है मुख्य धारा से मिलती हैं। इसके बाद देखिए तापी, जिसको ताप्ती भी कहा जाता है, रिवर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए तापी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में जो है स्थित मुल्ताई में होता है। यह नदी जो है अरब सागर में ज्वादन मुख का निर्माण करती है। यह भी जो है नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई थोड़ी कम है, ठीक है, बहुत कम है। पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है जो करीब 724 किलोमीटर लंबी है। देखिए नर्मदा की जो लंबाई थी वो आपकी 1312 थी, इसकी जो है काफ़ी कम है, उससे 724 ही किलोमीटर है और यह नदी जो है लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जो है प्रवाहित करती है। इसका अपवाह क्षेत्र 79% जो है आपका महाराष्ट्र में, 15 मध्य प्रदेश में, 6 भाग जो है इसका गुजरात में पड़ता है। इसके बाद देखिए हम लूनी नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो लूनी नदी तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और यह नदी पुष्कर झील से 2 धाराओं, ठीक है, सरस्वती और साबरमती के रूप में जो है उत्पन्न होती है। तो इन दोनों नदियों के मिलने से जो है आपका जो है इसका निर्माण होता है। तो यह जो है नदी पुष्कर झील से 2 धाराओं सरस्वती और साबरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है और यहाँ से नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से जो है निकलती है। चलिए आगे पढ़ते हैं इसी नदी के बारे में। देखिए तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में जो है बहती है, तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जो है यह विलुप्त हो जाती है
और यह संपूर्ण नदी तंत्र जो है अल्पकालिक है और इसे जो है लवणकाली नदी के रूप में जाना जाता है। घग्गर, लूनी, रूपेन, सरस्वती और बनास नदियां अंतःस्थलीय अपवहन का उदाहरण है। अंतःस्थलीय प्रवाह नदियां ऐसी नदियां जो समुद्री मुहाने तक नहीं पहुंच पाती तथा स्थलीय क्षेत्र में जो है यह विलुप्त हो जाती हैं और ये अंतःस्थलीय अपवाह का जो है निर्माण करती है। तो इसका मतलब ये जो है कि किसी सागर में जो कि जाकर नहीं गिरती, बल्कि ये जो है आपकी वहां पहुंचने से पहले ही जो है ये क्या कहते हैं विलुप्त हो जाती हैं, मतलब स्थल पर ही जो है ये विलुप्त हो जाती है, क्योंकि कच्छ के रण में जो जलीय क्षेत्र है ये वहां पर जो है वहीं पर ये विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ पे और भी नदियां हैं जिनका अंतःस्थलीय अपवहन का उदाहरण दिया गया है, घग्गर, लूनी, रूपेन, सरस्वती और बनास नदियों का। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए कि काली नदी की क्या है। तो काली नदी जो है आपकी है पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तरी कन्नड़ जिले के डिग्गी गांव से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। और इस नदी में जो है मैग्नीज अयस्क के घोले होने के कारण यह जो है काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित है। इसके बाद देखिए हगरी वेदावती नदी। तो यह देखिए तुंगभद्रा की सहायक हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और क्या कहते हैं आपका आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होकर तुंगभद्रा नदी में जाकर मिलती है और इसे जो है वेदावती नदी के नाम से भी जो है जाना जाता है। देखिए वेदा और अवधि नदी सहाद्री से निकलकर पूरा के समीप आपस में मिलकर वेदावती नदी कहलाती है। तो इसलिए देखिए एक वेदा नदी और अवधि नदी के मिलन से जो है वेदावती नदी का जो निर्माण होता है। फिर देखिए आपका माही नदी। तो माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर खांडू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से जो है प्रवेश करती है और यह नदी जो है नरबाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसके बाद देखिए मीठी नदी। तो यह जो है मुंबई में स्थित बिहार झील के अधिप्रवाह से मीठी नदी जो है उद्गमित होती है और 2 किलोमीटर के प्रवाह के पश्चात इसमें कोवई झील का जो है पानी भी अधिप्रवाह के कारण मिल जाता है तथा यह 18 किलोमीटर की दूरी तय कर माहिम खाड़ी के समीप अरब सागर में जाकर जो है यह मिल जाती है। तो ये देखिए हमने प्रायद्वीप की कुछ नदियों के बारे में पढ़ा। अब देखिए कि पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ छोटी नदियां भी हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए अरब सागर एवं पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई भी काफी कम है। देखिए शरावती नदी। तो यह नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले में निकलती है और गरसोपा जलप्रपात, ये आपने सुना होगा नाम। तो ये जो है इसी नदी पर जो है स्थित है और यह भारत का सबसे भव्य जलप्रपात है, जिसे जोग जलप्रपात करीब 271 मीटर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के अधिग्रहण क्षेत्र के साथ जो है इनका दिया गया है साबरमती, जिसका 21,674 जलग्रहण क्षेत्र है। माही नदी का करीब जो है 34,000 के करीब है। ढाढर का जो है आपका 2,770 है। कालिंदी का आपका देखिए 5,179। शरावती का जो है 2,029। भरत पूजा का 5,397 और पेरियार का 5,243। तो देखिए जलग्रहण वर्ग क्षेत्र किलोमीटर आपका नहीं पूछा जाता, केवल आपका जो है इन नदियों के बारे में ही ज़्यादातर जो है पूछा जाता है कि ये किस तरफ गिरती है और इनका उद्गम क्षेत्र कई बार पूछ लिया जाता है। ये ज़्यादातर यूपीएससी के एग्जामों में ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी ऐसे जो है नीचे के एग्जामों में नहीं पूछा जाता। देखिए पश्चिमी घाट के अखंड जल विभाजक क्षेत्र में 13 किलोमीटर चौड़ा एकमात्र पलक्कड़ दर्रा है, जिसे पालघाट दर्रा के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसके बाद देखिए शत्रुंजय नदी जो है अमरेली जिले में डलकाहवा से जो है निकलती है। भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव के निकट से जो है निकलती है। फिर देखिए ढाढर नदी जो है आपकी पंचमहल जिले के घांटर गांव से निकलती है। इसके बाद देखिए नासिक जिले में आपकी त्र्यंबक पहाड़ियों में 770 मीटर की ऊंचाई से वैतरणी नदी निकलती है। कालिंदी नदी जो है आपकी बेलगांव जिले से निकल कारवाड़ की खाड़ी में जो है जाकर गिरती है। और गोवा में आपकी दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, मांडवी और जुआरी नदियां हैं। ठीक है, तो देखिए मांडवी नदी के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है कि यह कर्नाटक एवं गोवा राज्य में प्रभावित होने वाली नदी है और इस नदी को जो है गोवा राज्य की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा मांडवी नदी को गोवा राज्य का जो है जीवन रेखा कहा जाता है और इसकी कुल लंबाई 77 किलोमीटर, ठीक है, कर्नाटक में 29 किलोमीटर तथा गोवा में करीब 52 किलोमीटर है। इसके बाद देखिए जुआरी नदी। तो यह गोवा राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो याद रखिएगा कि ये गोवा राज्य की सबसे लंबी नदी है जो एक जुआरी नदी है और इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित हेमत बाशर में है और इस नदी की कुल लंबाई जो है करीब 92 किलोमीटर है। इसके बाद देखिए केरल की जो है सबसे बड़ी नदी भरतपुजा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है, जिसे पुन्नानी के नाम से जाना जाता है और यह लगभग 5,397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। फिर आपका पेरियार नदी, जो क्या कहते हैं वीरा स्वामी नायकर पेरियार के नाम पे रखी गई है।
तो पेरियार जो है केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। केरल की पहली बड़ी नदी कौन सी? भरतपुजा। दूसरी आपकी पेरियार, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र करीब 5,243 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस नदी को जो है केरल की जीवनदायिनी नदी माना जाता है, क्योंकि यह पीने का पानी जो है उपलब्ध कराती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। केरल की अन्य महत्वपूर्ण नदियों में आपकी पांबा है, जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है और वेम्बनाड झील में जो है जाकर यह मिल जाती है। फिर देखिए कि पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियों के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों के बारे में पढ़ा। अब जो है हम लोग पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीप भारत की अधिकांश नदियां अपने सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर जो है प्रवाहित होती हैं। स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वंशधारा, पेन्नार, पालार और वैगई जो है प्रायद्वीप की भारत की जो है महत्वपूर्ण छोटी नदियां हैं। इसमें देखिए सुवर्ण रेखा नदी के बारे में भी दिया गया है। तो यह जो है झारखंड राज्य में प्रवाहित होने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है, जो रांची से 16 किलोमीटर, ठीक है, जो रांची से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानीचुआ नामक स्थान से निकलती है और उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ती हुई मुख्य पठार को छोड़कर प्रपात के रूप में जाकर गिरती है। तो कौन से प्रपात के रूप में? देखिए हुंडरू जलप्रपात के रूप में जो यह गिरती है। और प्रपात के रूप में गिरने के बाद इस नदी का बहाव पूर्व की ओर हो जाता है और यह पश्चिम बंगाल में बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके बाद देखिए पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उनके जल ग्रहण क्षेत्र के साथ उनका नाम दिया गया। देखिए स्वर्ण रेखा नदी, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र 19,296 है। वैतरणी 12,700 क्या कहते हैं 99। ब्राह्मणी नदी 39,033 वर्ग किलोमीटर। पेन्नार जो है 55,213 और पालर जो है 17,870 है। तो ये जो है आपकी पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का जो है नाम दिया गया है। इसके बाद देखिए हिमालय नदियों की जो है और प्रायद्वीपीय नदियों की जो है तुलना की गई है। तो देखिए पहले हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय की जो है तुलना को देख लेते हैं। देखिए उद्गम, यहाँ पे 5-6 आधारों पर जो है इनकी तुलना किया गया है। उद्गम, प्रवाह प्रवृत्ति, अपवाह के प्रकार, नदी की प्रवृत्ति, जल ग्रहण क्षेत्र और नदी की जो है आयु के हिसाब से। देखिए उद्गम स्थल की अगर आप बात से देखेंगे तो हिमनदों से ढके हिमालय पर्वत से जो है हिमालयी नदियों का जो है उद्गम होता है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार और मध्य उच्च भूमि से जो है प्रायद्वीप नदियों का जो है उद्गम होता है। तो ये जो है उद्गम के देखिए दोनों अलग अलग हैं। इनका जो है पठार और मध्य उच्च भूमि से होता है प्रायद्वीप नदियों का, और हिमालय नदियों का जो है हिमनदों से जो है ढके हिमालय पर्वतों से जो है उनका उद्गम होता है। इसलिए आप देखे होंगे गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से आपका यमुना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये तमाम ग्लेशियरों से जो है आपकी हिमालय की नदियाँ निकलती हैं। प्रायद्वीप में जैसे कि आपका अमरकंटक पहाड़ी से आपका नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, अब देखिए प्रवाह की प्रवृत्ति के आधार पर देखेंगे तो हिमालय नदियां जो है आपकी 12 मासी होती हैं। यह जो है हिमनद और वर्षा से जो है जल की प्राप्ति करती है। लेकिन जो है आपकी प्रायद्वीप नदियां जो है यह मानसूनी वर्षा पर जो है अधिकतर निर्भर करती हैं। ठीक है, ये तो यह मौसमी होती हैं और हिमालय नदियां जो है आपकी 12 मासी होती हैं। अगर अफवाह के प्रकार के हिसाब से देखेंगे तो पूर्ववर्ती व अनुवर्ती मैदानी भागों में वृक्षाकार प्रारूप होता है इनका। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है हमेशा ज़्यादातर ये पूर्व की ओर बहती हैं और ये जो है ढलानों पर जो है उनके अनुरूप बहती हैं। लेकिन देखिए आपके जो प्रायद्वीप नदियाँ होती हैं ये हर जगह जो है बहती हैं। कुछ अरब सागर में गिरती हैं, कुछ जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसे लिखा गया है कि यह अध्यारोपित पुनर्युर्वनित नदियां अरी एवं आयताकार प्रारूप बनाती हुई ये बहती हैं। नदी की प्रकृति जो है देखा जाए तो हिमालय नदियां जो है आपकी लंबा मार्ग तय करती हैं। उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती नदियां अभिशीर्ष अपरदन व नदी अपहरण करती हैं। मैदानों में जो है यह जलमार्ग बदलना व विसर्ग बनाने का कार्य करती हैं। लेकिन जो है आपका प्रायद्वीप नदियों में जो है सुम समायोजित घाटियों के साथ छोटे निश्चित मार्ग को तय करती हैं। जल ग्रहण क्षेत्र की बात किया जाए तो हिमालय नदियों की जो है द्रोणी बड़ी होती है और जो है प्रायद्वीप नदियों की जो है अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी होती है। नदी की आयु के हिसाब से बात किया जाए तो हिमालय नदियां जो है युवा, क्रियाशील व घाटियों को गहरा करने का कार्य अभी भी कर रही हैं। लेकिन जो आपकी प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो इनके तुलना में जो है काफ़ी ज़्यादा वृद्ध हो चुकी है। इसलिए लिखा है प्रवणित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियां हैं जो अपने आधार तल तक जो है काफ़ी हद तक पहुँच चुकी हैं। देखिए कि अब यहाँ पर आपका दिया गया है कि प्रायद्वीप भारत की कुछ जो मुख्य नदियाँ हैं उनके जो है उनके सहायक नदियों के साथ उनकी लंबाई और उनमें जो है कौन कौन सी नदियाँ दिया गया है। देखिए इसमें सबसे बड़ी नदी जिसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी नासिक के त्र्यंबक पठार के समीप से निकलती है, जिसकी लंबाई 1465 है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ ये आपको याद रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंजरी, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी और प्राणहिता।
कृष्णा जो है आपकी महाबलेश्वर के समीप से निकलती है, 1400 किलोमीटर है। कोयना, घटप्रभा, मालप्रभा, ठीक है, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, मुनेरू। तीसरा है आपका क्या कहते हैं नर्मदा, जो कि अमरकंटक पठार से निकलती है, 1310 किलोमीटर लंबी है। हिरण, ओरसांग, वरना, कोलार, बुरहनार, तावा, कुंडी इसकी क्या कहते हैं सहायक नदियां हैं। चौथा आपका महानदी दंडकारय पठार से 857 किलोमीटर लंबी है। इब, मंद, हांसदेव, शिवनाथ, ओंक, जोगतेल, तो ये इसकी क्या कहते हैं आपकी सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी आपकी ताल कावेरी 800 किलोमीटर लंबी है, तो इसकी जो सहायक नदी है हिरांगी, हेमावती, हेमवती, लाके, पावनी, शिमशा, करावाती, कामिनी, भवानी और अमरावती इसकी सहायक नदियां हैं। छठा आपका हो गया ताप्ती नदी, जो बैतूल जिले में मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है, 730 किलोमीटर लंबी है। पूर्णा, बैतूल, पाटकी, गांजल, धातरंज, बेकाड़ और अमरावती, तो ये जो है आपकी 6 नदियां दी गई थी, जो दक्षिण प्रायद्वीप की काफ़ी बड़ी नदियां हैं और ज़्यादातर मात्रा में इन्हीं नदियों से जो है जलग्रहण क्षेत्र प्राप्त होता है। ठीक है, तो और इनकी जो है ये सहायक नदियां दी गई हैं। इसको याद रखने के लिए आपको जो है ट्रिक की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट याद होने में थोड़ी मुश्किल होगी। याद हो जाएगा ये बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। जो काम ट्रिक से हो जाए वो आपको ऐसे क्यों दिमाग लगाना। इसके बाद देखिए, आप जो है भारत की जो नदियां आपने अब तक पढ़ा था, उसमें हिमालय चाहे वो प्रायद्वीप की भी हो, उन सभी के बारे में जो है यहाँ पर दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब देखिए भारत की प्रमुख नदियों के बारे में हम एक नज़र में जो है देख लेते हैं, इसका रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। देखिए, सबसे पहली नदी जो है आपकी, इसमें आपका सिंधु नदी आती है, जो उत्तर पश्चिम में आपकी बहती है। तो यह जो है तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, कैलाश पर्वत से, और कराची पाकिस्तान के निकट जो है अरब सागर से जाकर यह मिल जाती है। देखिए, इसके सहायक नदियों की बात की जाए तो इसमें जो है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। फिर इसके बाद देखिए सिंगी, जास्कर, गवरचू, श्योक, शिगार, गिलगित, तो ये इसकी जो है सहायक नदियां हैं। तटीय नगर इसके जो बसे हुए हैं वो आपके सकूर, हैदराबाद, ये वो वाला हैदराबाद नहीं जो हमारे देश में, ये पाकिस्तान का हैदराबाद है। फिर आपका डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, जो कि आपका पाकिस्तान में स्थित है। इस पे जो परियोजनाएं बनी हैं वो अभी तक कोई परियोजनाएं नहीं बन पाई हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपकी जो है सतलज नदी, इसको शतुद्री नदी भी कहा जाता था। इसका जो है मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से इसका उद्गम होता है। कपूरथला के दक्षिण पूर्व सिरे पर जो है व्यास नदी में तथा मिठानकोट के निकट यह सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है आपकी सिकती और वास्पा। लुधियाना, फिरोजपुर और बहावलपुर से जो है ये होकर तटीय नगर इसमें बसे हैं, पाकिस्तान में है ये। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो जो इसके तटीय नगर हैं सतलुज के, वो आपके लुधियाना, फिरोजपुर और बहावलपुर, तो ये जो जो क्या कहते हैं ये जो शहर हैं ये आपके इंडिया में है, और बहावलपुर जो है आपका पाकिस्तान में स्थित है। इस पे जो परियोजना बनाई गई है वो आपकी भाखड़ा नागल है। ठीक है, इसको गोविंद सागर बांध भी कहा जाता है, और नाथपा साकरी बांध और कोल बांध, तो ये 3 बांध जो है इस पर बनाए गए हैं, जो आपके जल विद्युत के जो है काम करते हैं। फिर देखिए तीसरा आपका झेलम नदी है, जिसको वितस्ता भी कहा जाता है। ये कश्मीर के बेरीनाग झरने से निकलती है, और त्रिमो के निकट चेनाब नदी में जो है जाकर ये मिल जाती है। किशन गंगा, लिरार, करवेश, पूंछ इसकी सहायक नदियां हैं, और श्रीनगर जो है इसका तटीय क्षेत्र है। ठीक है, तटीय नगर जो इसमें बसा हुआ है, और किशन गंगा तुलबुल परियोजना जो है इस पर निर्माण की गई है। चौथा आपका चेनाब नदी है, जिसको अस्किनी कहा जाता था। ठीक है, लाहुल में बारह लाचला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रभागा से जो है यह निकलती है, और त्रिमु के निकट झेलम नदी में जाकर यह मिल जाती है। रावी, चंद्रभागा इसकी जो है सहायक नदियां हैं, और सलाल बांध, दुलहस्ती बांध और बगलिहार बांध जो है इसका निर्माण किया गया है। पांचवा आपका रावी नदी, जिसको परुष्णी या इरावती भी कहा जाता था, कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से जो है यह निकलती है, और झांग जिले के सीमा पर यह चेनाब नदी से जाकर मिल जाती। लाहौर और चंबा इसके दो जो है तटीय नगर है, और 3 बांध जो इस पर निर्माण किया गया है। छठा आपका है व्यास नदी, जिसको विपाशा कहा जाता है। यह रोहतांग दर्रे से निकलती है, हरिके के पास सतलज नदी में जो है जाकर ये क्या कहते हैं मिल जाती है। पार्वती, सैन, तीर्थन और उहल जो है इसकी सहायक नदियां हैं। मंडी इसके जो है एक तटीय नगर है। पोंग व हरिके बांध जो है इस पर निर्माण किया गया है। सातवां आपका आ जाएगा गंगा नदी, जो केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है, और ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी जो है ये इसकी सहायक नदियां हैं। और हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, भागलपुर, पटना, कोलकाता जो है इसके प्रमुख तटीय नगर भी हैं। तिहरी बांध, भागीरथी, फरक्का बांध जो है, श्रृंगा जो इस पर जो है निर्माण किया गया है।
8वां आपका होगा यमुना नदी, ठीक है, तो यह बंदरपूछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुना हिमानी से जो है निकलती है और इलाहाबाद में गंगा नदी में जाकर जो है मिल जाती है, जहाँ पर ये प्रयाग का निर्माण करती है। गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, ये इसकी जो है आपकी सहायक नदियां हैं, किसकी, यमुना नदी की। पोटा साहिब जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यमुनानगर हरियाणा में, दिल्ली उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में जो है मथुरा, आगरा, हमीरपुर, इलाहाबाद जो है इसके प्रमुख तटीय नगर हैं। और जो है इस पर जो बांध है वो लखवर व्यासी बांध जो है निर्माण किया गया है। 9वां आपका रामगंगा नदी जो नैनीताल के निकट निकलती है, कन्नौज के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कोह नदी इसकी जो है सहायक नदी है। कालागढ़ बांध जो इस पर निर्मित किया गया है, इसकी कोई सहायक नदियां नहीं है। 10वां देखिए गोमती नदी जो कि आपके उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है, गाजीपुर के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। सई, जोमकाई, वरना, गच्छई, चूहा इसकी सहायक नदियां हैं। लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर इसके प्रमुख किनारे पर बसे नगर हैं और इस पे जो है फिलहाल अभी तक कोई परियोजनाएं नहीं बनाई गई हैं। 11वां आपका होगा घाघरा नदी, जिसको जो है सरयू नदी भी कहा जाता है। यह नेपाल के मपसा तुंग हिमानी से जो निकलती है, छपरा के पास गंगा नदी में जाकर यह जो है मिल जाती है। राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक इसकी सहायक नदियां हैं। अयोध्या, फैजाबाद और बलिया में जो है इसके किनारे बसे नगर हैं और घाघरा बांध जो है इसका निर्माण किया गया है। फिर देखिए 12 आपका शारदा नदी जो कि तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलान हिमनद से निकलती है और बहराम घाट के सीमा पर जो है घाघरा नदी में मिल जाती है। इसके बाद देखिए धरया, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, ऊल, चौका, दहावर और सुहेली जो है इसकी सहायक नदियां हैं। इस पे कोई नगर नहीं बसा है और चादरा बांध जो है इसके ऊपर क्या कहते हैं परियोजना है। इसके बाद देखिए 13वां आपका गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है। पटना के समीप सोनपुर नदी में जाकर जो है यह मिल जाती है और काली गंडक, त्रिशूली गंगा जो है इसकी सहायक नदियां हैं। पटना में इसके किनारे बसा क्या कहते हैं नगर है और त्रिवेणी के पास जो है इस पर एक बैराज का निर्माण किया गया है। फिर देखिए 14 आपका होगा राप्ती नदी जो है रकूम को नेपाल जो है नदी में निकलती है और बहराइच के जो है निकट घाघरा नदी में जाकर मिल जाती है। गोरखपुर इसका बड़ा नगर है और इस पर कोई परियोजना कोई क्या कहते हैं बड़ा नगर जो है नहीं बना हुआ है। गोरखपुर इसकी जो है सहायक, सॉरी गोरखपुर तो इस जगह का नाम भी है, ये शायद यहाँ पे मिस्टेक से लिख दिया गया है, ठीक है, इसकी कोई सहायक नदी नहीं, मैं चेक करके आप लोग को जो है बता दूंगा बाद में। देखिए 15 आपका कोसी नदी तो प्रवाह की 7 धाराओं से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गुसाई थान चोटी से जो निकलती है और भागलपुर जनपद में कारगोला के दक्षिण पश्चिम में जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। सनु, कोसी, तामू, सून कोसी, तामू कोसी, कोसी, लिच्छू कोसी, तलखू, दूध कोसी, अरुण, तामुर कोसी, ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं और कोई नगर और कोई परियोजना इस पर नहीं बनी है, किस पे, कोसी नदी पर। फिर देखिए आपका चंबल नदी तो यह मध्य प्रदेश में मऊ के निकट विंध्याचल पर्वतमाला की जो है जनापाव पहाड़ी से निकलती है। इटावा के पास यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। काली सिंध, तिस्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, छिप्रा, दूधा नदी जो है इसकी सहायक नदियां हैं, कोई इस पर नगर नहीं बसा है। और गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध जो है इस पर निर्माण किया गया है। तो जवाहर सागर जो है आपका यह राजस्थान में है। फिर आपका बेतवा नदी होगा जो रायसेन जनपद मध्य प्रदेश के निकट कुमरा गांव के निकट जो है विंध्य पर्वतमाला से जो है यह निकलती है। हमीरपुर के निकट जो यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। धसान और बीना इसकी जो है सहायक नदियां हैं। सांची, ओरछा, हमीरपुर इसके जो नगर बसे हुए इस नदी किनारे और माटी, माता टीला बांध और राजघाट बांध इसके जो है 2 बांध का निर्माण इस पर जो है किया गया है। फिर आपका होगा आपका केन नदी जो कि सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से निकलती है और चिल्ला बांदा में जो है यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी कोई सहायक नदी नहीं है, इस पे केवल एक जो शहर बांदा जो है इस पर क्या कहते हैं बसाया गया है। तमसा नदी दक्षिणी टोक पर जो है यह है और इसका जो है कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड नामक जलाशय से जो है यह निकलती है और इलाहाबाद में आगे गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी कोई सहायक नदियां, कोई नगर और कोई परियोजना इस पर निर्माण नहीं की गई है। फिर देखिए सोन नदी, इसको स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से सोनभद्र में निकलती है। पटना से पूर्व नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। महानदी बांस, गोपत, रिहंद, कांकड़, उत्तरी कोयली, कान्हार और घग्गर इसकी सहायक नदियां हैं। बालू में स्वर्ण करों की प्राप्ति के कारण सोन नामकरण से जो है इसके किनारे नगर बसाया गया और जो है डेहरी से सिंचाई बरास, बाण सागर बांध इस पे जो है निर्माण किया गया है। फिर देखिए आपका दामोदर नदी तो यह छोटा नागपुर पठार के पलामू से जो है झारखंड में निकलती है और फुल्का
के पास हुगली नदी में हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी से जाकर मिल जाती है। बराकार, कोनार, जमुनिया इसकी सहायक नदियां हैं। धनबाद और दुर्गापुर दो बड़े नगर हैं जो इसके किनारे बसाए गए हैं। और पंचेत हिल, तिलैया, कोनार, अय्यर, बरगमो बांध, मैथान जो है इसमें निर्माण किया गया है। 22वां आपका होगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि क्या कहते हैं काफी बड़ी नदी है, और यह जो है मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से जो है निकलती है, और ग्वालंदों के निकट पद्मा गंगा नदी में जाकर मिलकर फिर जो है यह बंगाल की खाड़ी में जाकर चली जाती है। दिबांग, लोहित, सेसरी, निम्न देहांग, सुबनसिरी, सीरी, भाद्री, धनसिरी, बंडी, मानस, संकोच, थारला, तिस्ता, बुरही, दिहांग, दिसांग, देखो, झांझी, कुलसी, जीजा, जिंजीराम जो है इसकी सहायक नदियां हैं। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, धुबरी, असोम के बाद बांग्लादेश के यह प्रवेश करती, इसके जो है प्रमुख नगर बसे हुए हैं ये जो है, ठीक है। इसमें जो है सबसे बड़ा नगर गुवाहाटी आपका बसा हुआ है जो असम में है। और माजली द्वीप जो है इस पर सबसे बड़ा जो है एक निर्माण हुआ है, ये प्राकृतिक निर्माण है, ठीक है। सबसे बड़ा ये जलीय द्वीप है पूरे विश्व का जो इस पर बना हुआ है। फिर देखिए गोदावरी नदी, जिसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, यह नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में जो है त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलती है और मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। फिर देखिए प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर और सबरी इसकी जो है सहायक नदियां हैं। नासिक, भद्राचलम और नांदेड़ इसके प्रमुख नगर हैं जो इस पर बसाए गए हैं। राजमुंदरी के निकट जो है इनिकाट बांध का जो है निर्माण किया गया। इसके बाद देखिए कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है और विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मालप्रभा, धीमा, भीमा, मूसी, सुरेरु और दूधगंगा इसकी क्या कहते हैं सहायक नदियां हैं। सतारा, विजयवाड़ा में जो इसके नगर बसे हुए हैं। श्रीशैलम व नागार्जुन सागर बांध इस पर निर्माण किया गया है। फिर देखिए तुंगभद्रा संगम द्वारा जो है नदी है, इसका जो है तुंगभद्रा नदी के कृष्णा नदी में जो है पश्चिमी घाट में कांडूर जनपद से निकलती है और कुरनूल सागर के पास और हिंद गंगा मूल चोटी से जो है यह क्या कहते हैं बाद में संगम कर जाती है। फिर देखिए कुमुदवती, वर्धा, हंगरी, विजयनगर जो है इसकी सहायक नदियां हैं। हरिहर, कुरनूल, मेट्टूर बांध जो है इस पर निर्माण किया गया और ये जो है मल्लपुरम के निकट में, ठीक है। फिर देखिए कावेरी नदी, जो ये कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में जो है कुर्ग जिले में है और तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में जो है जाकर ये मिल जाती है। हेरगो, हेमवती, शिमला, अकारावती, लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती और नायल इसकी जो है आपकी सहायक नदियां हैं। तिरुचिरापल्ली, श्रीरंगपट्टनम इसकी जो है प्रमुख क्या कहते हैं शहर बसे हुए और मेट्टूर बांध इस पर निर्माण किया गया है। फिर आपका जो है पेन्नार नदी, जो कि चिन्ना केशव पहाड़ियों से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। जयमंगली, कचेरू, सागिलेरू, चित्रावती, पागिनी और चेरू जो है इसकी सहायक नदी है। इसमें कोई परियोजनाएं और कोई शहर जो है नहीं है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, भरूच में जाकर अरब सागर में जो है गिरती है। बुरनेर, बंजर, चर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, भरना, तिंदेसी, अर्रा, देव, कोसी, नामदोस, सोमो देवी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अंकलेश्वर, जबलपुर और रायगढ़ इसके प्रमुख शहर हैं। महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध जो इस पर निर्माण किया गया है, इसमें सबसे प्रमुख आपका सरदार सरोवर बांध है। फिर आपका देखिए 29 है आपका ताप्ती नदी, ठीक है, मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई, ठीक है, नगर के निकट निकलती है, खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। पूर्णा, निर्गा, बोरी, पंजरा तथा उनार इसकी सहायक नदियां हैं। सूरत में जाकर जो है इसके प्रमुख नगर है और ककरा पार बांध और उकाई बांध इसका जो है निर्माण किया गया है। तीसा महानदी मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में जो है सिहावा के निकट निकलती है और कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजुरी तथा बिरूपा नाम की दो धाराओं में घटकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। शिवनाथ, हंसदो, मांड, ईव, जोग, ओंग तेल, ब्राह्मणी, कोयाली, सांग, लीलागर, मनिहारी, सुरही, अमनेर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कांकेर, संबलपुर और कटक इसकी जो है प्रमुख नगर है। हीराकुंड, तिलकपाड़ा और बरूच बांध जो है इस पर निर्माण किया गया है। फिर आपका साबरमती आ गया नदी, जो कि क्या कहते हैं अरावली पर्वतमाला राजस्थान से निकलती है, खंबात की खाड़ी में जो है जाकर गिरती है। सर, हाथ माटी, वाकल, वैतरक और हरनऊ इसकी सहायक नदियां हैं और अहमदाबाद में जो इसके प्रमुख नगर हैं और इस पर कोई जो है परियोजनाएं नहीं बनी है। फिर आपकी माही नदी, जो विंध्य पर्वतमाला से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। सोम, अनास, पनब जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और जो है इस पर कोई नगर नहीं बसाया गया है और वन
वनकबोरी बांध और कदाना बांध जो इसका निर्माण किया गया है। तो देखिए याद रखिएगा कि सभी आपको नहीं याद रखना है, ये क्या कहते हैं सहायक नदी है, पता चला आप सभी छोटी बड़ी नदियों के याद हैं। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं मुख्य रूप से आपको उन्हीं के जो है सहायक नदियां याद रखनी चाहिए। और बाकी जैसे नर्मदा नदी है, इनके आपको सारे याद नहीं रखते, आप एक दो नाम याद रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी बहुत ज़्यादा सहायक नदियों से क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं, बल्कि जैसे बड़ी नदी जैसे गंगा हो गई, सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, इनसे जो है बनता है आपका गोदावरी नदी हो गई, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जिसकी आपको सहायक नदियाँ भी याद रहनी चाहिए। बाकियों के जैसे जो है छोटी मोटी नदी जैसे साबरमती, माही नदी, इनसे जो है आपका सहायक नदियाँ नहीं पूछा जाता। देखिए एक सरस्वती नदी भी थी जो आज क्या कहते हैं विलुप्त हो चुकी है, इसके बारे में भी जो है शोध किया गया है। देखिए सरस्वती नदी के संदर्भ में नवीनतम शोध जो है 5 मई 2015 को इसके अस्तित्व की प्रामाणिकता की पुष्टि की गई और वर्तमान में यह नदी जो है भूमि से 60 मीटर नीचे जो है विलुप्त पाई गई है। ठीक है, तो इसके खोजे हुए अब तक सभी चैनलों के मैप से स्पष्ट है कि यह नदी 1500 किलोमीटर तक लंबी थी और 3 से 15 किलोमीटर चौड़ी थी और इसका औसत गहराई जो है करीब 5 मीटर थी। सरस्वती नदी की विलुप्ति के संदर्भ में जो है करीब 120 वर्ष पहले 1893 में अंग्रेज इंजीनियर ओल्डहैम ने जो है विचार किया था और इसके बारे में जो है खोज भी शुरू की थी। और इस नदी की जो है पुनर्जीवित करने का प्रयास जो है उज्जैन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर विष्णुधर वांगकर ने 1987 में जो है प्रयास किया था। तो ये किसी तरह का कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, किसी तरह से एग्जाम में आपके लिए नहीं आएगा। बाकी आपके लिए ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिटर्न के लिए कि तीस्ता जल विवाद क्या है। तो यह देखिए तीस्ता नदी का जो है उद्गम सिक्किम में हुआ था। तो यह नदी जो है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बनने से पहले पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा बनाती है और इस नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है 1950 से विवाद चल रहा है। जिस प्रकार से सिंधु जल समझौता 1960 में जो पाकिस्तान और भारत के बीच में सिंधु जल के उपयोग और उसकी सहायक नदियों के बीच में जो विवाद था उसके बीच में था, लेकिन अब विवाद तो खत्म हो चुका है और जैसे 80 और 20 के हिसाब से जो है उसको बांट दिया गया है। लेकिन इस प्रकार से कोई भी जो है आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई जल विवाद क्या कहते हैं निपटारा नहीं हो पाया। इसी तरह इसमें जो उदाहरण दिया गया वो तीस्ता नदी का दिया गया है। और इसमें क्या है, किस लिए विवाद है क्योंकि भारत चाहता है कि पानी पर उसका 52% और बांग्लादेश का 48% हिस्सा हो, लेकिन बांग्लादेश कहता है कि 20% जो पानी है भारत जो है प्राकृतिक बहाव को छोड़ दे उसके लिए और बचा हुआ 80 जो है वो 40-40 के हिसाब से बांट ले। लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता है। भारत लेकिन वर्तमान में जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में 54 नदियों का जो है साझा करती है। ठीक है, 54 नदियाँ, लेकिन इसमें से केवल गंगा नदी पर जो है 1996 जो है समझौता हुआ है। तो ये था आपका तीस्ता जल विवाद। तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच में है जो अभी तक चल रहा है। तो आज हमने जो है तमाम नदियों के बारे में पढ़ा और नदियों के किनारे जो है ये स्थित प्रमुख नगर आपके जो है इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है काफ़ी बड़ी वीडियो बन चुकी है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियोस को जो है लाइक कर दिया करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियो क्या कहते हैं अपलोड करते रहें। और चैनल को जो है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको नई वीडियो जो है लेटेस्ट तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो बाकी पढ़ते रहिए, कल आपका पीसीएस का एग्ज़ाम भी है। तो आप सबको क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा ऑल द बेस्ट, जिससे कि आपका पेपर अच्छा जाए। तो तब तक चलिए दोस्तों, बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।